अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद वलीद खान, योर फिजिक्स कोर्स इंस्ट्रक्टर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्वांटम फिजिक्स के हवाले से कुछ टॉपिक्स। उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आएंगे। सबसे पहले हम लोग आगाज़ करते हैं क्वांटम फिजिक्स की क्वांटा से। व्हाट इज़ द मेन एस्पेक्ट अबाउट क्वांटा, फोटोन, इसको हम समझते हैं। क्वांटा, देखें, जब भी वर्ड आए क्वांटा का तो आपके जहन में आना चाहिए पैकेट। ठीक है। अब बात यह है कि पहले कंसिडर किया जाता था कि जो हमारे पास लाइट है वो उसकी नेचर मानी जाती थी कि वो पार्टिकल नेचर रखती है। ठीक है। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट अबाउट लाइट, वो ये था कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइट है, उसकी जो नेचर है वो वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल और वेव नेचर। बट जो एरा था क्वांटम फिजिक्स का, वो स्टार्ट हुआ था ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। मतलब जो हमारे पास कुछ लॉज आए थे, लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी, तो उन लॉज के बाद ये बात सामने आई कि नहीं, लाइट की नेचर पार्टिकल और वेव नहीं है, बल्कि उसकी नेचर फोटोनिक नेचर है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। बट लाइट इज क्वांटाइज्ड, फोटोन, फोटोनिक नेचर। ये हमारे पास ये बाद में कॉन्सेप्ट आया, और जो कॉन्सेप्ट दिया वो हमें किससे पता चला? ब्लैक बॉडी, लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ठीक है। अब ये जो वर्ड है क्वांटा का, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि क्वांटा से मुराद है पैकेट। सो दैट मीन्स कि जो हमारे पास लाइट है वो पैकेट ऑफ फोटॉन्स की फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे पास लाइट है वो अवेलेबल होती है इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ फोटॉन्स। लाइट इज अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ फोटॉन, जिसको आप कहते हैं क्वांटा। ठीक है। अगर मैं एक फोटॉन की एनर्जी की बात करूं, तो एक फोटॉन की एनर्जी होती है 1 h म्यू। ठीक है। जो आप लोगों के पास दो फोटॉन होंगे, मतलब दो पैकेट, उनकी एनर्जी कितनी होगी? 2 h म्यू। और अगर हमारे पास बहुत सारे फोटॉन्स हैं, n फोटॉन्स हैं, तो उनकी जो एनर्जी होगी वो होगी n × h म्यू। तो बेसिकली यहाँ से आपने सीखा, समझा कि जो हमारे पास पैकेट है, जो लाइट है, वो हमारे पास एक फोटॉन है, और फोटॉन हमेशा अवेलेबल होता है इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट। और ये पैकेट फिजिक्स में हम बोलते हैं दैट दिस इज क्वांटा, क्वांटाइज्ड। ठीक है। तो मैंने बहुत इजी अल्फाज में, बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया कि क्वांटा का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत ज़्यादा भी कॉन्सेप्ट है, डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। बेहतर ये कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट अपने जहन में बनाते हैं कि जो हर जगह पे अप्लाई भी हो जाए और सामने वाले को समझ में भी आ जाए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्वांटा का मतलब क्या है, लाइट को क्या अब क्या कंसिडर किया जाता है, पहले क्या कंसिडर किया जाता था। अब हमें ये समझना है कि जो रूल्स हैं, कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ पिलर्स हैं क्वांटम फिजिक्स के, वो क्या हैं। तो बात यह है कि अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम फिजिक्स समझनी है तो उसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। कि जो हमारे पास क्वांटम फिजिक्स है वो कौन कौन से पिलर्स पे खड़ी हुई है या डिपेंड करती है। ठीक है।
तो सबसे पहला जो हमारे पास पोस्टुलेट है वो कुछ ये है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर and is available in a form of packet, in a form of packet, जिसको अभी मैंने आपसे फरमाया था ऊपर, क्वांटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास लाइट है, ये हमने बात अभी समझ ली कि जो लाइट है उसकी एनर्जी, द एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। जो लाइट या जो फोटोन की एनर्जी है, हम फोटोन भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि फोटोन गलत वर्ड है, बल्कि दोनों सही है। लाइट या फोटोन की जो एनर्जी वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, बट नॉट ऑन द इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड पर। इस बात को तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत तरीके से बिठा लेना है जहन में। ठीक है, कि जो हमारे पास लाइट है उसकी एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, ना कि इंटेंसिटी और ना कि एम्पलीट्यूड पर। मिसाल के तौर पर अगर मैं दो बल्ब्स लगाऊं, अगर मैं आपको मिसाल दूं दो बल्ब्स की, लेट सपोज आपके पास एक बल्ब है, बल्ब वन, और ये आपके पास है 10 वॉट्स का, और दूसरा बल्ब है, ये है 100 वॉट का। ठीक है, इवन दो ये ज्यादा रोशनी देगा, मैं मानता हूँ ये ज्यादा रोशनी देगा 100 वॉट का, लेकिन क्या सवाल है कि जो 10 वॉट से जो एनर्जी निकल रही है लाइट की एनर्जी, और जो 100 वॉट से निकल रही है, क्या दोनों की एनर्जी सेम होगी? तो मैं आपको जवाब दूंगा बिल्कुल सेम होगी। क्यों? बिकॉज इन दोनों बल्ब की जो नेचर है, जो उसमें लाइट निकल रही है उसकी नेचर सेम है। तो सेम नेचर पर आपको डिफरेंट एनर्जी नहीं मिल सकती। हाँ, अलबत्ता ये कि लेट सपोज अभी हम लोग एक बल्ब ये रखते हैं और एक बल्ब हम लोग रख लेते हैं रेड। ठीक है, 10 10 वॉट्स का। ठीक है, पावर सेम, पावर सेम। अब जब हम यहाँ पर उसकी एनर्जी को दोनों की कंपेयर करेंगे तो हमें ये वाली बात समझ में आएगी, हमें ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि इन दोनों लाइट्स में से जो एनर्जी निकल रही है वो डिफरेंट निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि लेट सपोज दिस इज रेड एंड दिस इज वॉलेट, लेट सपोज। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, और जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो इनमें से जो एनर्जी निकलेगी वो भी आपके पास क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। और जो एनर्जी है, एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो बेसिकली आपके पास होगा E इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ एच म्यू। एज आई टोल्ड यू कि अगर हमारे पास एन फोटॉन्स हैं तो उनकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ एच इंटू म्यू। एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, और इसकी वैल्यू आपके पास 6.62 टेन पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि लाइट के इंटरेक्शन विद मैटर।
अब मैटर में कोई भी चीज हो सकती है, मैटर में एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, मैटर में एक एटम भी आ सकता है, मैटर में मेटल भी आ सकता है। कि लाइट की इंटरेक्शन मैटर के साथ कैसी है, तो अभी उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास फिनोमेना है, वो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की सेशन के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक फिनोमेना जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। अब सिंपल से कुछ बातें करेंगे, कुछ इसके की पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सबसे पहली चीज है, फोटो का मतलब आपके पास हो गया फोटॉन्स, मतलब लाइट। इलेक्ट्रिक से मुराद है चार्ज। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स बना लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहला की पॉइंट ये है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। सेकंड की पॉइंट, जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके अंदर होता क्या है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐसी क्या चीज है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है, तो फोटो सेल, सोलर सेल या सोलर पैनल्स, ये बेसिकली इस फिनोमेना पे वर्क करते हैं। ठीक है, अगला की पॉइंट, दिस फिनोमेना सपोर्ट्स लाइट इज पार्टिकल इन नेचर। लाइट की नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर जैसी है, बट लेटर ऑन इट प्रूव्स दैट लाइट इज क्वांटा इन नेचर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अच्छा पेपर के अंदर अगर सवाल है कि फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट सजेस्टेड दैट लाइट इज व्हाट इन नेचर, तो अगर आपके पास ऑप्शन में फोटोनिक नेचर हो, क्वांटा नेचर हो, तो उसके ऊपर टिक कीजिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर अगर आपके पास पार्टिकल नेचर हो, वेव नेचर हो, बोथ ऑफ दीस या नन ऑफ दीस हो, तो फिर आपने पार्टिकल नेचर पे टिक करना है। वेव नेचर बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट्स, इस बात को अपने जहन में तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है। ठीक है, ओके, आगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो भाई देखिए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास ये है कि जब भी किसी मेटल पर लाइट टकराई, जब भी किसी मेटल पे लाइट टकराती है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो जैसी ही लाइट टकराएगी उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ, और किस पे टकराएगी, मेटल पर, तो मेटल पर से या मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये फिनोमेना बेसिकली क्या कहलाता है आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ लाइट ऑफ suitable frequency falls over a metal, so electrons are ejected. Electrons are ejected from the surface of metal. पंचलाइन यही है स्टूडेंट्स, सरफेस ऑफ मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, खुद उस मेटल में से नहीं निकलते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल रहे हैं कहाँ से, सरफेस ऑफ मेटल पर से या उसमें से। ये फिनोमेना बेसिकली क्या कहलाता है आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब बात यह है कि कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें समझनी पड़ेंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए। ठीक है, अगर मैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बनाऊं, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अगर हम समझें, तो इसको जरा देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में ये देखा गया कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना से क्या क्या कितना करंट मिल रहा है, किस मैग्नीट्यूड का करंट मिल रहा है, वो करंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है। ये सारी की सारी चीजें हमें एक एक्सपेरिमेंट से मालूम हुई। ठीक है, तो आए उसको जरा देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। बात यह है कि आपके पास एक ये ट्यूब है, ठीक है, ग्लास ट्यूब है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करवाए गए। ठीक है, एक को नाम देते हैं प्लेट ए, दूसरे को क्या नाम देते हैं, प्लेट बी। जो प्लेट ए है उसको हम क्या बोलेंगे, इमिटर। जो प्लेट बी है उसको हम क्या नाम देंगे, कलेक्टर। ठीक है, अच्छा, प्लेट ए को फिलहाल हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल से, और प्लेट बी को हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, अच्छा, और हमने यहाँ पे लगाया दिया एमीटर। अगरचे हमें मालूम करना है, अगरचे हमें मालूम करना है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज कितना आएगा, तो हम यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमें वोल्टेज भी मिल सकता है इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस। ठीक है, खैर फिलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कुछ ये है कि ये एक्सपेरिमेंट सेटअप में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हुई, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स ने ये नोटिस करना है, देखना है कि जब आपके पास लाइट टकराई इस प्लेट ए के ऊपर, तो पहले तो आप ये देखें प्लेट ए के ऊपर चार्ज है क्या, बैटरी की वजह से, बैटरी की वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव पोटेंशियल है, और इसी बैटरी की वजह से दूसरी जो प्लेट है उसके ऊपर कौन सा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, ये कह सकते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल मौजूद है। अब जैसे ही लाइट आपके पास टकराई, कहाँ पर लाइट टकराई आपके पास, इस प्लेट ए पर, तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी मेरे प्यारे से मासूम से स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ये वाली बात बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर मैं कहीं इलेक्ट्रॉन भी बोल दूं तो अपने जहन में याद रखिएगा कि दीज आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स उसकी सरफेस में से निकले। अच्छा, ये वाली बात आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, हायर पोटेंशियल की तरफ। तो हम यहाँ पे हायर पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लालच मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो जाएगा हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन फौरन से भाग के गए कहाँ पर, एक हायर पोटेंशियल पर, और जैसे ही ये जाएंगे हायर पोटेंशियल की तरफ, तो यहाँ पर एक करंट पैदा हुआ। ठीक है, वो बेसिकली करंट हमारे पास कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास प्लेट बी है, कलेक्टर, तो कलेक्टर क्या कर रहा है, कलेक्टर बेसिकली कलेक्ट कर रहा है, किस चीज को कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टर कलेक्ट कर रहा, कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है हमारे पास करंट को। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कैसे, कि जब आप कलेक्टर को एक हायर पोटेंशियल दोगे, एक पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, सारी टर्म्स हम साथ देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के ऊपर कैसे अप्लाई हो रही है वो भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम इमिटर टू द कलेक्टर, सो द कलेक्टर कलेक्ट्स दैट इलेक्ट्रॉन, and due to the motion of photoelectrons the current is produced, and that current is called photoelectric current. ठीक है, amount of photoelectrons collected at the collector, collected at the collector। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई हमारी, आगे बढ़ते हैं।
अब मामलात यहाँ पे ये हैं कि अब ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हर वे में देखना है, हर ओरिएंटेशन में देखना है, हर ओरिएंटेशन से देखना है। तो होगा क्या, होगा ये कि वो ये करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर लेट सपोज, मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये जो मेटल प्लेट ए है, जिसके ऊपर चार्ज था नेगेटिव, ठीक है, जिसको आप हम इमिटर कह रहे थे, इसके ऊपर ये एक लैंप रखा गया है। ऑब्वियसली जो लाइट है वो एक लैंप से ही आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब मामलात यहाँ पे ये हैं कि जो लाइट इसके ऊपर टकरा रही है, ठीक है, उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं कलेक्टर की तरफ, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, कंटिन्यूसली मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। अब मामलात यहाँ पे ये हमें करना होगी, या हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, अगर हम लेट सपोज अभी हमने 100 वॉट का बल्ब रखा हुआ, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि हम पोटेंशियल या वोल्टेज दे रहे हैं, लेट सपोज हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, और जो हमें नतीजे में जो लाइट उससे निकल रही है वो एक इमिटर पे टकराई, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। ठीक है ना, ये तो फिनोमेना सबको अब तक पता चल गया होगा। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। अब लेट सपोज आपके पास क्या होगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे, या साइंटिस्ट यहाँ पर इस लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा। कैसे? पावर बढ़ा सकता है बल्ब चेंज करके, या ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ा सकता है, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट कर देगा। तो जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने से देखा गया, मैं रिपीट कर रहा हूं, एम्पलीट्यूड बढ़ने से देखा गया कि आपके पास जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अब आपके पास क्या निकल रहे हैं, अब ज्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, जरा मुझे दोबारा से डायग्राम बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं, लेट सपोज 30 वॉट्स का बल्ब और 24 वोल्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है, और ये आपके पास है इमिटर, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, अब ऑब्वियसली जो उनका मैग्नीट्यूड है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, ये कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वो बढ़ गया। वो क्या हो चुका है, वो बढ़ चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से सीखा क्या, यहाँ से सीखा ये कि जो हमारे पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तमाम स्टूडेंट्स ने अपने ध्यान में ये वाला पॉइंट याद रखना है। अच्छा, अब होगा क्या, अब होगा यहाँ पे ये कि हमें पता चल गया कि फोटॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर, और वो तमाम के तमाम जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहुंच रहे हैं आपके पास कलेक्टर पर। ठीक है। अब हम ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि उसको ज्यादा से ज्यादा करंट मिले, तो वो वोल्टेज बढ़ाएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा, वोल्टेज बढ़ाता रहेगा। लेकिन इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपके पास वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद भी अब करंट नहीं बढ़ेगा, बल्कि करंट आपके पास मैक्सिमम कलेक्टर कलेक्ट कर चुका है उतने मैग्नीट्यूड का, उससे ज्यादा करंट आपको नहीं मिल रहा है। तो वो बेसिकली करंट कहलाता है सैचुरेशन करंट। ठीक है, मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स के लिए सैचुरेशन करंट को भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये टर्म्स हैं जो कि आ रही हैं, और मैं साथ साथ डिस्कस भी करता जा रहा हूँ कि इफ वी इंक्रीज if increase the if increase the voltage, but after some time we will not get more current। और वो करंट कहाँ कलेक्ट हो रहा है, कलेक्टेड एट द कलेक्टर।
दैट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो तमाम स्टूडेंट्स को सैचुरेशन करंट का मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि सैचुरेशन करंट क्या होता है। सैचुरेशन करंट आपके पास वो करंट होता है कि जो कि आपके पास एक मैक्सिमम करंट आ जाता है, उससे ज़्यादा आपको करंट नहीं मिलता है। इवन दो कि आप वोल्टेज बढ़ा भी देते हो, लेकिन फिर भी आपको करंट ज़्यादा नहीं मिल पाता। क्यों? बिकॉज एक टेंडेंसी है इमिटर की, उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स तक रिलीज कर दिए होते हैं, ठीक है। और वो आपके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं कलेक्टर की तरफ, तो वो आपके पास एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को अचीव कर लेता है। उसके बाद आपको मैक्सिमम करंट मिलने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, आपको करंट नहीं मिल पाता। तो वो आपके पास जो वो थ्रेशोल्ड लेवल है जिस पे आपको मजीद करंट नहीं मिल सकता, मजीद ज्यादा नहीं मिल सकता, तो वो थ्रेशोल्ड लेवल पे जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये टर्म हमने समझ ली है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। है यही चीज, लेकिन थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। अब हुआ क्या? रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स, रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स, रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स, थोड़ा सही से लिख दें, पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स। अब हम क्या करते हैं, हम जो प्लेट्स की पोलैरिटी है उसको क्या कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, उसको चेंज करने से क्या होगा ये भी देख लेते हैं। उसको चेंज करने से ये होगा कि अब मैक्सिमम करंट जो पहले पहुंच रहे थे अब उतने नहीं पहुंचेंगे, बल्कि अब थोड़े से कम पहुंचेंगे। देखते हैं क्या मामला होते हैं, ठीक है। सो बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स, पहले तो पूरा डिस्चार्ज ट्यूब देखना पड़ेगा कि हालत क्या हो गई है। ये आपके पास प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, बैटरी आ गई। ये हमारे पास बैटरी आ गई, और ये एमीटर जो कि डिटेक्ट करता है करंट को, ठीक है। ओके, दिस इज द नेगेटिव। ओ, नाउ इट्स बिकम पॉजिटिव। और मैं नीचे इसके साइन भी चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास जो साइन है, अब ये साइन आपके पास इस तरफ आ गया पॉजिटिव और इस तरफ आ गया नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, सही। और ये वोल्टेज आ गया, चलो, जो कि हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, प्लेट्स के अक्रॉस। अच्छा, अब क्या होगा, तमाम स्टूडेंट गौर से समझिएगा। अब देखें, लाइट टकराई, ठीक है, लाइट कोई ना कोई उसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, वो टकराएगी, कहाँ पर टकराएगी? इस प्लेट ए के ऊपर। स्टिल इसका नाम इमिटर ही है, और ये है कलेक्टर। अब यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, भाई है तो प्लेट ना, ये तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए। अब मामलात यहाँ पे ये हुए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रुक गए नीचे। क्यों रुक गए? बिकॉज उनको आगे एक नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा नहीं। स्टिल आपको वीक करंट नजर आ रहा था। आपसे मुराद ये कि साइंटिस्ट को वीक करंट, फिजिस्ट को नजर आ रहा था कि वीक करंट पैदा हो रहा है। अब वो उनमें क्यूरियोसिटी जागी कि भाई इलेक्ट्रॉन को तो पहुंचना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को तो बिल्कुल पहुंचना चाहिए, वो जा क्यों रहे हैं? और अगर जा भी रहे हैं तो सबको जाना चाहिए। कम जा रहे हैं तो वो कम क्यों जा रहे हैं, मैक्सिमम रुक क्यों गए? यहां से कंक्लूजन मिल गया, यहां से बहुत बड़ा कंक्लूजन मिल गया कि एवरी फोटोन हैज डिफरेंट, every photon has different एनर्जी या किनेटिक एनर्जी। हर फोटोन की अपनी अलग अलग एक एनर्जी होती है। मैं उसकी रेंज अभी लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। अभी फिलहाल कंक्लूजन्स और चीज़ों को समझते रहें कि हर फोटोन की अपनी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, वरना अगर सबकी एक जैसी होती, उसको यहाँ पे मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिखना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ से हमने समझ लिया कि हर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी अलग अलग एक एनर्जी है, सबकी एक जैसी एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर सबकी होती तो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स या तो पहुंचते या तो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स रह जाते, लेकिन कुछ पहुंच रहे हैं कुछ जा रहे हैं, सो दैट मीन्स कि हर फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। अच्छा, अब मजे की बात कि वो कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन से जो जा सकते हैं। सो रीजन, अब मैं रीजन लिख रहा हूं वीक करंट का। रीजन ये है कि
वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दोस इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स whose kinetic energy is greater than negative potential is greater than negative potential, वो बेसिकली हमारे पास जा सकते हैं उस प्लेट बी पर। तो इट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो स्टिल वो रिपल्जन को नल वॉइड करके या उसके ऊपर ओवरकम करके वहां जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है रोकने के मुकाबले। ठीक है ना, ये बात है सारी। सिंपल सी बात है, क्लास के अंदर अगर 10 बच्चे हैं, उनको बाहर जाना है, बाहर आपके पास जो रूम है, एग्जिट रूम है, एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पे एक लंबा चौड़ा बंदा खड़ा हुआ है। अब बच्चे जा ही नहीं पा रहे, कुछ आपके पास उसमें से एक दो निकल गए, तो वो जो एक दो निकले हैं उनकी एनर्जी उस लंबे चौड़े बंदे से ज्यादा होगी, तभी तो वहां से पास हो गए। यहाँ पे भी यही है कि वो आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पोटेंशियल ऑफ, या रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको, रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो जिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी रिटार्डिंग पोटेंशियल से ज्यादा है, वो आपके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलें अब और आगे जाते हैं और कुछ कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं। अब मुझे मालूम करना है कि भाई वो जो पहुंच रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी है। भाई मिसाल के तौर पर अगर मुझे क्लास के अंदर, मेरे पास एक क्लासरूम है, उसमें मेरे पास 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं, और 20 स्टूडेंट्स में से मुझे मालूम करना है कि भाई सबसे ज्यादा टेक्निकल और इंटेलेक्चुअल लेवल और इंटेलिजेंट पर्सन कौन सा है, तो मैं एक टेस्ट रखूंगा। टेस्ट में आपके पास 20 में से आप 10 सेलेक्ट होंगे। फिर मुझे उनमें से मालूम करना है कि और उनमें से ज्यादा शार्प कौन सा है, तो मैं टेस्ट का टिपिकलिटी लेवल बढ़ाऊंगा। इस तरीके से मैं क्या करूंगा कि मुझे ऐसा ऐसा जैसे जैसे मैं टिपिकलिटी लेवल बढ़ाऊंगा, मुझे पता चलता रहेगा कि कौन कौन बंदा, कौन कौन पर्सन रह गया, और जो पर्सन जिसको सक्सेस मिली, जिस स्टूडेंट को सक्सेस मिली, उसकी सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल या वो ब्रिलियंट है। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तो मुझे नेगेटिव या रिटार्डिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन आ रहा है, एक टर्म आ रही है, वी इंक्रीज द वी इंक्रीज द नेगेटिव potential in order to determine maximum kinetic energy of फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, अब ये करने से चलें, मैंने मान लिया कि पहले 10 पहुंच रहे थे, अब 5 पहुंच रहे हैं, अब 4 पहुंच रहे हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और सबसे जो एक जो रह जाएगा उसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मुझे मालूम ये भी करना है कि ये मेरे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से और मुझे क्या नजर आ रहा है इम्पैक्ट पूरे एक्सपेरिमेंट में। तो मुझे ये नजर आएगा कि पहले जो वीक करंट आ रहा था, वो जो बेचारे 20 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, वो ऑब्वियसली मेरे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से आप 10 पहुंचेंगे, फिर 5 पहुंचेंगे, फिर आपके पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, मतलब करंट की वैल्यू कम हो रही है। जब करंट की वैल्यू कम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो करंट मुझे मीटर में नजर आ रहा था उसका इंटेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने से मिल तो रही है मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मुझे पता तो चल जाएगा, लेकिन साथ साथ मुझे वीक करंट मजीद वीक से वीकेस्ट होने लगेगा, एंड द करंट गोइंग टू बी वीकेस्ट। ओके, एट सम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा, वी गेट द maximum kinetic energy of photoelectron and current will going to be zero or close to zero. That corresponding voltage or negative voltage is called stopping potential. Is called
स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको आप कह सकते हैं वी नॉट। ठीक है, और वी नॉट निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू ई, और ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए भाई, हम साथ साथ एमडी कैट को भी तो देख रहे हैं, ई कैट को भी तो देख रहे हैं। हमें ये भी तो देखना है कि इससे रेलेवेंट क्या क्या एमसीक्यूज आ सकता है। तो हो सकता है कि भाई ये पूछ लें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई जस्ट नीड टू रिफ्रेश माय वर्ड कि जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, बस इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हम पर आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ लिया, हमने सैचुरेशन करंट पढ़ लिया, हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, हमने कंक्लूजन्स भी पढ़े। अच्छा, मजीद कुछ चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करना है इस टॉपिक में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स के लिए लिख देता हूँ। कुछ कंक्लूजन्स हैं जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर बताए मैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम मोर कंक्लूजन्स। ठीक है, ताकि इससे ये ना हो कि कोई बात रह गई हो। तो कुछ मजीद चीज़ें देख लेते हैं। कुछ चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो करंट है, करंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। करंट से मुराद है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास हैं, ये जो करंट है, वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, ये याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, ओके। इसके अलावा एवरी मेटल requires different frequency of light to start photoelectric effect। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें हमने ऊपर डिस्कस कर ली हैं। कुछ चीजें ये भी हैं, कुछ चीजें हम लोग मजीद ऊपर देखेंगे, मतलब हम आगे देखेंगे मजीद। ठीक है, अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। अब एक टॉपिक है आपके पास वर्क फंक्शन, लेकिन वर्क फंक्शन समझने के लिए हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये भी एक टर्म है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी मैंने आपको ये वाली बात बोली कि हर मेटल को अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन रिक्वायर होती है जिससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना स्टार्ट हो सके। तो इसका मतलब ये है कि हम हर फ्रीक्वेंसी पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं स्टार्ट करवा सकते, तो कोई ना कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होगी ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्वियसली मैं आगे नहीं लिख रहा है, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बात तो वही है।
हाँ ये है, अलबत्ता ये लिख देता हूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल म्यू नॉट होता है, और किस पे डिपेंड करती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अब देखें, आइंस्टाइन फॉर्मूला ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देख लेते हैं। आइंस्टाइन फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आइंस्टाइन फॉर्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इजी है, अगर हम डायग्राम से समझ लें तो वो ज्यादा अच्छा है। लेट सपोज आपके पास ये मेटल है, ठीक है, और ये उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब तमाम स्टूडेंट चेक कीजिएगा कि ये एक पैकेट टकराया, ये एक पैकेट लाइट का टकराया, ये फोटोन है, लाइट टकराया, ठीक है। अच्छा, जैसे ही टकराया ये इलेक्ट्रॉन हिला अपनी जगह से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिला, और उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आके इजेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सीखा क्या आपने, यहाँ से सीखा कि जो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो उसके पीछे फिनोमेना क्या चल रहा है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने एक एनर्जी दी उस फोटो इलेक्ट्रॉन को, तो उस या ये कह सकते हैं उस मेटल में रखे हुए इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी। तो वो इलेक्ट्रॉन पहले तो इग्नाइट हुआ, ऑब्वियसली ये काम को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है ना। तो बात यह है कि एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे पास एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन, पहली बात। ठीक है, और जो रेस्ट एनर्जी बच गई वो इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें मिल रही है। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये वाली बात क्लियर हो चुकी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी पर या वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो एनर्जी है हमने इलेक्ट्रॉन को दी, और यही आपके पास इट प्रूव्स लाइट इज क्वांटा इन नेचर। बिकॉज आपको सोचा ना, पैकेट टकराया इलेक्ट्रॉन से, अब उस पैकेट को क्या किया गया, उस पैकेट को एब्जॉर्ब किया गया और उसमें से कुछ हिस्सा यूटिलाइज किया गया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाकी जो हिस्सा बच गया वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नजर आ रहा है। पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था, अर्लियर कॉन्सेप्ट ये था कि तमाम के तमाम जो एनर्जी है, लाइट है, वो टकराएंगी, वो मेटल अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद निकाल देगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि लाइट जो पड़ रही है वो पहले पैकेट की फॉर्म में पड़ेगी, और सारे पैकेट्स जब अंदर जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वो उन पैकेट्स को एब्जॉर्ब करता रहेगा, फौरन से ही उसी वक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, हमें कोई डिले या हमें कोई दूसरा फिनोमेना नजर नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लाइट प्रूव हो जाती है क्वांटम नेचर, और इससे प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट था वो नल वॉइड हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये एच म्यू है, इस बात को कहीं ना कहीं अपने पास अपने जहन में फिट कर लो स्टूडेंट्स। ये एनर्जी है पैकेट जो कि मेटल ने एब्जॉर्ब की, उसमें से कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज किया, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और कुछ हिस्सा अपेयर हो गया इन अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाऊं तो मेरे पास ये बन जाएगी एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, और वर्क फंक्शन बेसिकली खुद बराबर होता है एच इंटू म्यू नॉट के, म्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ से एच कॉमन ले लें तो म्यू माइनस म्यू नॉट आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। तमाम स्टूडेंट्स ने एक चीज़ नोटिस की कि जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो एटलीस्ट इतनी तो आ सकती है। सो दैट मीन्स अगर मैं ऑर्डर पूछूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होती है, लेकिन लेस देन या इक्वल टू होती है एच इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट। तो ये ऑर्डर अपने जहन में याद रखिएगा। अच्छा, अब कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं, वर्क फंक्शन फिर ग्राफ्स, फिर हम इस टॉपिक को रैप अप करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है, सो मिनिमम अमाउंट
of energy required to eject photoelectron। ठीक है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, ये वर्क फंक्शन डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये बेसिकली वर्क फंक्शन डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल ओनली, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। ऑलराइट, इसके अलावा वर्क फंक्शन निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी वैसे हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन दोबारा से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। वर्क फंक्शन बराबर होता है एच इंटू म्यू नॉट के। ठीक है, म्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, देख चुके हैं। अच्छा, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये बराबर होता है स्पीड अपॉन कट ऑफ वेवलेंथ के। इसके स्टूडेंट्स बराबर होता है कट ऑफ वेवलेंथ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ, दैट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी ओवर lambda c, and lambda c is what? कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कट ऑफ वेवलेंथ को भी समझ लेते हैं। अभी जैसे मैंने अर्ज किया, अच्छा तमाम स्टूडेंट्स को एक और चीज़ बताता चलूँ। अभी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में ऊपर पढ़ा था, तो ये बात मैं आपको एक और की पॉइंट यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा या एटलीस्ट होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, याद रखिएगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज लेस इज ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम नहीं चलेगी। ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ आपके पास क्या है, उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटोइलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा कि ये उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है कि जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो एटलीस्ट एक्चुअल वेवलेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए जिस पर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उल्टा कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी से। खैर, अब हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ ग्राफ्स को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इतना मुश्किल ग्राफ नहीं है, लेकिन यह है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो हमें उसको एटलीस्ट एक नज़र देखना पड़ेगा। ग्राफ ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, एक ग्राफ में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ग्राफिकल कंक्लूजन्स भी देख लेते हैं। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ स्टूडेंट्स, पोटेंशियल और करंट के बिटवीन, दिस इज द करंट एंड दिस इज वोल्टेज। अच्छा, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, मैं बताता चलूँ, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा अब मामला यहाँ पे ये हैं कि जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, अगरचे हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करें, ठीक है, और जो हमारे पास अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वोल्टेज के ऊपर जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या, अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए ना, तो अब हमें जो नेगेटिव वोल्टेज से ज़्यादा वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है -5, लेट सपोज -5 वोल्ट, तो हमें वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ने का मतलब क्या है, -5 से -4, -3, -2, -1, तो वोल्टेज बढ़ रहा है ना। हम -5 से 0 की तरफ आ रहे हैं तो ये इसको बढ़ने को बोलते हैं, और -5 से -6, -7 पे जाएंगे तो उसका उसका मतलब होता है वोल्टेज कम हो रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलें, तो जो हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल से अगर हम उसको हायर में लेके जाएंगे या हायर पोटेंशियल देंगे तो नतीजे में क्या होगा, हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात बता दूं, कि एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि जिसके ऊपर फिर क्या होता है
कि हम वोल्टेज तो बढ़ाते रहते हैं लेकिन करंट आपके पास क्या होने लगता है, करंट हमारा मैक्सिमम हो जाता है और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। ठीक है, ये देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा और ये है पहली इंटेंसिटी। मिसाल के तौर पर मैंने 10 वाट का बल्ब यूज़ किया तो उसकी इंटेंसिटी को मैं नाम दे देता हूँ I1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इंटेंसिटी को I1 कह देते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास उस 100 वाट से सॉरी 10 वाट से हम ऊपर जाते हैं, 50 वाट पे जाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ गई लेकिन मैंने अभी आपको बताया था ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। इंटेंसिटी पे तो करता ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 50 वाट का भी बल्ब रखूं तब भी उसका जो नेगेटिव वोल्टेज आएगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, वो उसी पॉइंट पे मिलेगा। दैट मीन्स कि इसी पॉइंट से जब मैंने अगला बल्ब लगाया तो स्टार्ट तो यहीं यहीं से होगा करंट बढ़ना। ठीक है, हाँ अलबत्ता करंट ज़्यादा मिलेगा हमें, लेकिन बात वही है कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर अगर मैं 50 वाट के बाद इंटेंसिटी मजीद बढ़ा दूं तो फिर क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल उसी जगह पे रहेगा, तमाम इंटेंसिटीज के लिए एक ही जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लाई करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार। ठीक है, तो तभी तीनों इंटेंसिटीज ऑफ लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अलबत्ता ये कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, और यहाँ पे भी इंटेंसिटी आगे जाकर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास सैचुरेशन करंट कहलाता है। ठीक है, दैट इज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। और जो हमारे पास करंट्स हैं, I1 लेस देन है एज कम्पेयर टू I2 एंड I2 इज ऑल्सो लेस देन एज कम्पेयर टू I3। ये कह सकते हैं I3 इंटेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू I2 के, और I2 की इंटेंसिटी I1 से ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को अपने जहन में बिठा लें, लिख लें। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब जो हमने पहले इक्वेशन पढ़ी थी आइंस्टाइन की इक्वेशन की। अच्छा, आइंस्टाइन को उसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच म्यू प्लस नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर मैं ये देखूं, इसको मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयर इट विद द इक्वेशन ऑफ लाइन, कंपेयर इट विद इक्वेशन ऑफ लाइन। तो स्टूडेंट्स, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो मेरे पास y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। m को बोलते हैं स्लोप या ग्रेडियंट, m को क्या बोलते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट से क्या चीज़ आएगी मेरे पास, अगर आप कंपेयर करें, ग्रेडियंट मेरे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट। याद रखिएगा, अगर ये सवाल आ जाए कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो याद रखिएगा आंसर है प्लैंक्स कांस्टेंट। और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रखना है हमें, फ्रीक्वेंसी म्यू, और सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, ये कह सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो कि मेरे पास वर्क फंक्शन के बराबर है। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, अच्छा ग्राफ भी जो होगा, ग्राफ भी जो होगा दो एक्सिस के दरमियान होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मुझे नज़र आ रहा है मेरे पास एक कांस्टेंट है जो कि नेगेटिव वैल्यू पर है। सो दैट मीन्स जो मेरे पास ग्राफ है वो कट करेगा नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस को। ठीक है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट मेरे पास है, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट मौजूद है या नेगेटिव वाई वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से मेरा ग्राफ बढ़ेगा, यहाँ से मेरा ग्राफ बढ़ेगा और ग्राफ मेरा आगे कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा और जाता रहेगा आगे। अब सवाल ये रेज होता है कि जब हम लोग इतनी फ्रीक्वेंसी देंगे तो इस फ्रीक्वेंसी पे मेरे पास बढ़ क्यों नहीं रहा, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रही, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे ही आप इस पॉइंट पर आप पहुंचते हैं तो फिर यहाँ से आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको मिलते हैं, लेकिन इससे पहले तक नहीं मिलते। तो ये वाला जो रीजन है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है, ये वाला जो रीजन है ये आपके पास वर्क फंक्शन का है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन।
और जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, और उसका जो ग्रेडियंट है उससे हमें प्लैंक्स कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के। और कॉम्पटन इफेक्ट का जो सबसे पहले की पॉइंट है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्थर एच कॉम्पटन। आर्थर एच कॉम्पटन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखने की ऐसा अभी जरूरत नहीं है। और इसके अंदर कॉम्पटन इफेक्ट में हमें क्या मिलता है, कॉम्पटन इफेक्ट से भी हमें लाइट की नेचर मालूम होती है। ठीक है, सो इट शोज या प्रिडिक्ट्स द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, मैं अपने इस पॉइंट को पॉज करके मुझे एक बात याद आई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, जो कि मैं उसको क्लाउड के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो कि एमसीक्यू की तैयारी भी करते हैं साथ साथ, तो वहाँ पे काम आएगा लाजमी कि एटलीस्ट हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होनी चाहिए जिससे हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाए। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट should be at least resemble with ultraviolet light or more than that। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्ट्रावायलेट लाइट या उससे हायर फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशंस होती हैं वो टकराती हैं मेटल पे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होते हैं। फिलहाल ये पॉइंट था आप लोगों के लिए, हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट को। तो कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में अब तक हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि इसको डिस्कवर किया किसने किया था, ये इससे हमें क्या प्रोडिक्शन होती है, ये क्यों किया था। ठीक है, वैसे ये है कि इट ऑल्सो प्रूव्स दैट लाइट इज क्वांटम इन नेचर। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट में, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट में क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, क्लासिकल कॉन्सेप्ट was when the incident photon when the incident photon collides with the collides with the matter या particle, so there will be no change in wavelength, so there will be no change in wavelength of scattered photon। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर इस चीज़ को कॉम्पटन इफेक्ट में प्रूफ किया गया था कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, कि जब फोटोन टकराता है किसी भी उससे जगह से, तो किसी भी मैटर से पार्टिकल से, तो लाजमी लाजमी क्या होता है कि उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। तो यही फिनोमेना हमें नज़र आता है इस इफेक्ट में। ठीक है, अच्छा, अब मज़ीद हम कॉम्पटन इफेक्ट को लेके चलते हैं। अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट में यही है कि फोटोन collides with the रेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है, क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट के ऊपर होता है?
होता नहीं है इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर। बात यह है कि फोटोन की बहुत ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है, मूव्स विथ 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम। तो जब ये इसके रिस्पेक्ट, मतलब फोटोन के रिस्पेक्ट से जो उसकी सराउंडिंग होगी वो तो रेस्ट पे होगी ना। भाई कोई बंदा स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो वो मुझे स्टेट ऑफ रेस्ट में देखेगा, ठीक है, लेकिन मैं अपने अपनी स्पीड से काम करूं, लेकिन वो इतनी तेजी से चल रहा है कि वो अपनी सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो किस में देखेगा, रेस्ट पे देखेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जहन में याद रखिएगा। अच्छा, फोटोन कोलाइड्स विद द रेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आफ्टर स्कैटरिंग मोमेंटम एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व्ड होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो कोलिजन हो रही है इलेक्ट्रॉन और फोटोन की, this collision is inelastic in nature. This collision is inelastic nature, ठीक है स्टूडेंट्स, ये की पॉइंट्स हैं सारे। आगे, जो फोटोन एक्सरे यूजुअली कंसिडर इन दिस एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग इसकी एक डायग्राम देखें तो ये है कि ये फोटोन है, ये फोटोन टकराया, ये फोटोन टकराया किससे, ये फोटोन टकराया एक रश इलेक्ट्रॉन से, और टकराने के बाद दोनों स्कैटर्ड हो गए। तो जो हमारे पास फोटोन था वो तो स्कैटर्ड हो गया डिफरेंट डायरेक्शन में, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है बात सारी। अच्छा, अब ये जो हमारा फोटोन है, ऑब्वियसली इसमें आपको एक बेंडिंग नजर आ रही है, तो जितने एंगल पे बेंड होगा उसको नाम देते हैं स्कैटरिंग एंगल। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग एंगल नाम देते हैं, थीटा। और इलेक्ट्रॉन जितने एंगल के ऊपर डेविएट हुआ है, ठीक है, वो आपके पास है रिकॉइल एंगल ऑफ, ये कह सकते हैं स्कैटरिंग एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब सवाल ये है कि कॉम्पटन इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। इन कॉम्पटन इफेक्ट एनर्जी ऑफ फोटोन डिक्रीजेस, एनर्जी फोटोन की कम हो जाती है बिकॉज कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अच्छा, अगली बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ये भी डिक्रीज हो जाता है। हाँ, लेकिन वेवलेंथ बढ़ जाती है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ दूसरे भी की पॉइंट्स हैं कॉम्पटन इफेक्ट में, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इसके अलावा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो आपको ये नज़र तो आ रहा है कि वेवलेंथ बड़ी तो है, इंक्रीज तो हुई है, तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई वेवलेंथ में चेंज आएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है चेंज इन वेवलेंथ की, ठीक है। चेंज इन वेवलेंथ की हमारे पास इक्वेशन बनती है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मामलात ये हैं कि डेल्टा लैम्डा को क्या पढ़ता है, डेल्टा लैम्डा को पढ़ते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट पढ़ते हैं। एच अपॉन एम नॉट सी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ,
ठीक है। और थीटा को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग एंगल। खैर ये बात मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ आपको, स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन, ऑफ फोटोन। अच्छा जी, और आगे थोड़ा सा जाएं। ये स्कैटरिंग एंगल डिपेंड किसके ऊपर करता है, या ये कह सकते हैं कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। जो कॉम्पटन शिफ्ट है, it depends only on scattering angle. It depends only on scattering angle। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जो आपके पास h अपॉन एम नॉट सी है, इसको कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। और ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ है, इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। h आपको पता है 6.625 या 6.3 भी कह सकते हैं, 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और मास, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31। और स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.43 10⁻⁻12 मीटर। तो ये बेसिकली कॉम्पटन वेवलेंथ की एक वैल्यू है। अच्छा, अब इससे कुछ केसेस भी हैं, आ सकते हैं बिल्कुल, केसेस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ में चेंज नज़र आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ चेंज कब होगी? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोटोन, जब आपका फोटोन ज़्यादा डेविएट होगा। बिकॉज देखिए ना, मैंने भी आपसे पूछा कि या आपसे फरमाया कि हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिले। तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट से मुराद क्या, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ चेंज हो। तो वेवलेंथ ज़्यादा से ज़्यादा तब चेंज होती है, मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट, कि जब आपके पास व्हेन फोटोन scattered at an angle of 180 डिग्री। अगर आपके पास फोटोन 180 डिग्री पर से अगर आर स्कैटर्ड होता हुआ, लेट्स सपोज ये फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है। अब वही है कि ये आपके पास गया, टकराया, टकराने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरीके से, वन सेक, इस तरीके से ये चेंज आया। अब देखिए जो क्रस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्रस्ट में। इसका मतलब क्या है कि ये फेस रिवर्सल का कॉन्सेप्ट आ गया। जब फेस रिवर्सल कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के ऊपर याद रखिएगा कि हमें मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट मिलेगा, मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। -1 हो जाता है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अंदर, 1 इंटू -1, माइनस इंटू -1 प्लस हो जाएगा। तो ये आखिर में बन जाएगा 2h अपॉन एम नॉट सी। ये मेरे पास मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा मेरे पास केस बन सकता है कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट में, बल्कि मैं चाहता हूँ कि उस फोटोन में डेविएशन ही ना आए, उसकी वेवलेंथ में, मिनिमम कॉम्पटन शिफ्ट। तो वो तब आएगी ना कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा के सीधे ही विदाउट एनी डेविएशन गुजर जाएगा। ताकि तो अभी ये फोटोन है, ये आपके पास आगे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब फोटोन टकराया, टकराने के बाद बिल्कुल एज इट इज आगे चला गया विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन। तो बात दरअसल ये है कि इस सिचुएशन पे एंगल कितना बनेगा, इस सिचुएशन पे एंगल बनेगा आपका 0 डिग्री। कोई आपके पास स्कैटरिंग एंगल ही नहीं है। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू डालेंगे 0 डिग्री, कॉस जीरो का आंसर होता है 1। 1 में से 1 को माइनस कर देंगे, आंसर 0 हो जाएगा। सो वी विल गेट नो कॉम्पटन शिफ्ट, आंसर 0 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं, थर्ड केस ये हो सकता है कि अगर कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर मैं चाहता हूँ,
तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि कुछ इस तरीके से फोटोन टकराए इलेक्ट्रॉन से कि वो परपेंडिकुलर बेंड हो। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, एंगल की वैल्यू, स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू क्या बनेगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 - cos 90, और cos 90 का आंसर होता है 0 डिग्री। फॉर्मूला बन गया डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मामलात हो गए सेट, कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ मैं मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स को साथ साथ कुछ की पॉइंट्स भी बताता रहता हूँ। द इनवर्स फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्स रे प्रोडक्शन। इसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में 12 सवाल आया हुआ है, तो आपको ये वाली बातें सारी पता होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस से हमें पता क्या चलता है, देखें। डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस से बहुत सारी हमें चीज़ें क्लियर होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये क्लियर होती है डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस से कि जो फोटोन है उसका, या फोटोन छोड़ें, अगर मैं किसी मैटर की बात करूं, पार्टिकल की बात करूं, तो पार्टिकल के अंदर वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है। ठीक है, ये कैसे? सबसे अच्छी जो मिसाल है मैं आपको दूंगा टॉम एंड जेरी के कार्टून से। ठीक है, वैसे तो मैं बहुत ही कोई गंदी डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन इसको समझने के लिहाज से बेहतर है। ठीक है, ओके, वेल सो बट इट लुक्स सो वियर्ड। हाँ हाँ, तो एक काम करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। दिस बॉक्स इज अ टॉम। टॉम एंड जेरी को कार्टून आपने देखा होगा, जब टॉम जेरी को पकड़ता है ये कारपेट रखा हुआ होता है। ठीक है, क्या रखा हुआ होता है, ये कारपेट। ठीक है, अब उसने उसको कैच करना है, वो जेरी का हाउस ये रहा। ठीक है, अब जैसे ही टॉम जाएगा इस कारपेट के नीचे, तो जैसे ही अंदर गया कारपेट के नीचे तो आपको ये बल्ब नजर आएगा, ये टॉम अंदर और आपको बल्ब नजर आया। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करें कि ये पार्टिकल है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहेगा उसके साथ साथ ये वेव भी चलती रहेगी। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल वेव नेचर रखता है, या ये कह सकते हैं कि वेव में पार्टिकल नेचर होती है। ये फिनोमेना कहलाता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो ये पहला साइंटिस्ट है जिसने इस बात को माना, या इसने बात सामने रखी कि पार्टिकल और वेव ये दोनों आइडेंटिकल नेचर होते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ काम की बातें लिख दूं। अब पार्टिकल कैन एक्ट एज अ वेव एंड वेव कैन एक्ट एज अ पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब जब ये दोनों पार्टिकल और वेव आइडेंटिकल हैं तो हम इन दोनों की एनर्जीज को आपस में कंपेयर करवा सकते हैं। पार्टिकल की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=mc², जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, और वेव की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=h/μ। जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास mc² = h/μ। इसको हम लोग मजीद सॉल्व कर सकते हैं, m/c/c = h/μ। सी मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड। सो एम सी इज इक्वल टू एच म्यू ओवर सी। मास इनटू स्पीड कहलाता है मोमेंटम, और फ्रीक्वेंसी अपॉन जो स्पीड है, ये वाली जो टर्म आपको नजर आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं 1/वेवलेंथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी।
ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया और इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करें तो आपको पता चलेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम को पार्टिकल के लिए मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी से। तो यहाँ से एक चीज़ तो सीखने को मिल रही है, मोमेंटम का ताल्लुक मास के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दैट मीन जितना भारी पार्टिकल होगा उतनी ही उसके अंदर वेव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कम होंगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में से बात करूं कि किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगी बिकॉज का मास सब में क्या होता है, सब में कम होता है। तो जब मास सब में कम होगा तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं मजीद तो यहाँ से ये मेरे पास मोमेंटम का एक फॉर्मूला ये भी बन रहा है, P इज इक्वल्स टू एच म्यू ओवर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काम की बात है। ओके, एंड 1 मिनट स्टूडेंट दीजिएगा जरा मुझे। एनर्जी, हम्म, और तमाम स्टूडेंट्स ने ये जो एनर्जी है ना, ये E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो याद रखिएगा कि E का ताल्लुक वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली है। ठीक है, असल में कंक्लूजन भी याद रहने चाहिए वरना तो इंसान भूल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एच म्यू ओवर सी। अच्छा, ये जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है ये वाला, इसमें P इज इक्वल टू एच म्यू ओवर सी। एच म्यू किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, एच म्यू बराबर होता है एनर्जी के। ठीक है, तो एनर्जी का हमारे पास ये फॉर्मूला भी बन गया, एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम टाइम स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में काम आ सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट गेम आता है वो आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है, खतरनाक इन अ सेंस कि इसने इस बात को प्रूफ करके बताया कि जो हमारे पास डी ब्रॉगली था उसने बिल्कुल सही बोला था, बिकॉज डी ब्रॉगली ने पहला साइंटिस्ट था हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, हु गिव कॉन्सेप्ट अबाउट मैटर वेव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे साइंटिस्ट है उन्होंने चीज़ों को मज़ीद डिस्कवर किया, मज़ीद बताया, लेकिन ये था पहला मतलब साइंटिस्ट जिसने इस बात की बुनियाद रखी। अच्छा, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये पहले दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बात को प्रूफ करके दिखाया कि यस, पार्टिकल कैन एक्ट एज अ वेव। फर्स्ट experiment which proves that particle has a wave nature, particle has wave nature। उसके लिए उन्होंने क्या कंसिडर किया, एक इलेक्ट्रॉन गन कंसिडर की, एक टारगेट मटेरियल रखा और एक रखा डिटेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हो ये रहा है कि ये आपके पास तो आ गई इलेक्ट्रॉन गन, ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रॉन गन, ये आपके पास आ गया टारगेट मटेरियल, टारगेट मटेरियल है, और इस तरफ ये पूरी जो आपके पास जो रेंज नजर आ रही है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, हो सकता है आपके जहन में बात आए कि ये है क्या, ये कौन सी दीवार है। तो भाई ये दीवार बेसिकली आपके पास ये शो कर रही है, ये दीवार बेसिकली ये शो कर रही है कि यहाँ पर जो है ना,
ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये डिटेक्टर के तौर पे काम आ सकती है। ठीक है, जो डिटेक्ट करेगी कि इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कहाँ पर हो रहा है या आ कहाँ पे रहा है। ठीक है, अच्छा अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही फायर होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से फायर हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही फायर हुआ यहाँ से, तो हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेंड हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सीधा जाना था लेकिन इलेक्ट्रॉन बेंड हो गया यहाँ पर। फिर टारगेट मटेरियल की ओरिएंटेशन की अलाइनमेंट सेट की, तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमें डिटेक्शन नजर आई। ठीक है, यहां से एक बात क्लियर हो गई, यहां से ये वाली बात क्लियर हो गई, यहां से ये वाली बात क्लियर हो गई कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन टारगेट पे टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायफ्रैक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डायफ्रैक्शन, यही कह सकते हैं बेंडिंग। ठीक है, जैसे टकराया तो क्या शो कर रहा है? बेंडिंग। और बेंडिंग को हम कह सकते हैं डायफ्रैक्शन। और डायफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? वेव की। तो ये बात खुल के सामने आ गई कि जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसकी नेचर क्या है? वेव नेचर है।